हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। तो क्लास 12 के लिए जो हमारा क्रैश कोर्स चल रहा है वो कंटिन्यूसली लगातार आप लोग देख ही रहे हैं कि आप लोगों के लिए लगातार वीडियोज़ लाए जा रहे हैं। लगातार क्रैश कोर्स मिशन 2021 को लेकर हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और आपको एग्ज़ाम के 10 दिन 15 दिन पहले ही आपका सिलेबस कंप्लीट करके आपको दिया जाएगा। बस आपका काम है कि हमारे साथ लाइव जुड़े रहिए और बिल्कुल एकदम आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है 2021 एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए इसी क्रम में जो हम लोग बायोलॉजी का जो चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12 का आवृत वीजियो में लैंगिक प्रजनन, तो आज देखिए ये हमारा तीसरा क्लास है, ठीक है, तीसरा या चौथा क्लास होगा और हम लोग ऑलमोस्ट 90% सिलेबस पर पहुंच चुके हैं। जिस चैप्टर को पढ़ाने में जो है कम से कम 15 दिन का समय लगता है तो वो चैप्टर 4 से 5 दिन में ख़त्म हो रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका सिलेबस ख़त्म होगा या नहीं होगा 100 दिनों के अंदर। तो मैंने जो वादा किया है वो करके दूंगा। बस आप भी हमारे साथ बने रहिए, लाइव बने रहिए और आराम से हमारे लेक्चर्स को देखिए, नोट्स पढ़िए, सारा कुछ एकदम मेरे कहे के अनुसार चलिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा होगा। तो चलिए आज हम लोग फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म यानी आवृत वीजियो में निषेचन पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो पढ़ेंगे ही, मात्र 10 मिनट इसमें हमको लगेगा, 10-15 मिनट। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा लेक्चर भी, मतलब इसके आगे वाला यूनिट भी हम पढ़ेंगे। तो देखिए जब निषेचन की बात करते हैं, आवृत वीजियो में निषेचन की जब बात करते हैं तो क्या होता है, देखिए एकदम कंटिन्यूसली अगर आप चलेंगे, एकदम बना कर चलेंगे तो आपको सारा चीज़ समझ में आएगा। तो सबसे पहले नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, ठीक है, स्टामिन और कार्पल, उससे क्या बने थे, उससे नर युग्मक मादा युग्मक बन गए। नर युग्मक मादा युग्मक जब बन गया तो दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। नज़दीक कैसे आएंगे, तो परागन की विधि से। अब जब नज़दीक आ गए तब उन दोनों के बीच में क्या होगा, निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 डायग्राम यानी कि 2 पिक्चर बनाकर रखा है, एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त अच्छा पिक्चर। इस पिक्चर के माध्यम से आपको पूरा का पूरा फर्टिलाइजेशन समझ में आ जाएगा, आवृत वीजियो में निषेचन समझ में आ जाएगा। और कहीं पर यदि दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका जो है कमेंट का जवाब भी दिया जाएगा। तो चलिए देखिए ये जो पूरा का पूरा हमारा है, ये क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा कार्पेल है। क्या चीज़ है, कार्पेल है। कार्पेल मतलब जानते हैं आप लोग, स्त्री केसर है। तो स्त्री केसर में ये हमारा क्या चीज़ है, सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र है, ये वर्तिका है और ये हमारा क्या है, अंडाशय है। क्लियर है। अब देखिए इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है, बीजांड होता है। ये जो है देख रहे हैं बाहर वाला, ये पूरा का पूरा क्या है आपका, बीजांड, ठीक है। ये बाहर वाला जो है ये बीजांड है यानी कि ओव्यूल है। और बीजांड के अंदर ही क्या बनते हैं, बीजांड के अंदर एम्ब्रियोसेक का विकास होता है, भ्रूणकोश का विकास होता है। ये पूरा क्या है, भ्रूणकोश है, ठीक है। और इसी भ्रूणकोश के अंदर क्या बनते हैं, मादा युग्मक बनते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो मादा युग्मक है वो कहाँ उपस्थित है, तो वो स्त्री केसर के बीजांड के अंदर जो भ्रूणकोश है उसके अंदर मौजूद होता है। क्लियरली समझ में आ गया, जितना कन्फ्यूजन उधर रहा होगा सब दूर हो गया होगा। अब चलिए, अब जैसे ही परागन हुआ तो यहाँ पर क्या हो गया, इस स्टिग्मा पर, वर्तिकाग्र पर बहुत सारे क्या आते हैं, बहुत सारे परागकण आते हैं। लेकिन हर एक परागकण क्या निषेचन में भाग लेंगे, नहीं। कोई एक ही परागन, एक बार में कोई एक ही परागन परागनली विकसित करके अपने नर युग्मक को इस मादा युग्मक तक पहुंचाएंगे और तब जाकर निषेचन की प्रक्रिया होगी। तो यहाँ पर तो बहुत सारे परागकण आएंगे, ये तो बिल्कुल चांस है ना। जब हवा के माध्यम से आ रहा है, कीटों के माध्यम से आ रहा है तो बहुत सारे आ सकते हैं। और इसमें ये भी हो सकता है कि अलग प्रजाति के भी परागकण आ सकते हैं। हो सकता है कि ये जो पुष्प है ये आम के फूल हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं से लीची का जो परागकण है वो भी उड़कर यहाँ पर आ जाए। तो क्या ये परागनली बनेगा, नहीं बनेगा। ये परागनली उस स्थिति में नहीं बनेगा जब अलग अलग जाति हो जाएंगे। तो प्राकृतिक रूप से क्या होता है, अलग अलग जातियों के बीच में निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती है। कैसे नहीं होती है, तो स्टिग्मा पर आने से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन इस परागनली को बनने से ही रोक दिया जाता है। क्लियर है आपका। चलिए, तो परागनली, उसी परागकण का परागनली यहाँ पर विकसित होगा जो परागकण सेम जाति का है, मतलब आम और आम के ही फूलों के बीच क्या है, स्त्री केसर और इसके बीच होगा, तभी ये चीज़ हो सकता है। तो चलिए इसमें भी देखिए बहुत सारा आ सकता है
है ना। अब एक जाति का भी बहुत सारा परागकण आ सकता है, लेकिन क्या सभी एक साथ चले जाएंगे निषेचन करने? नहीं, उसमें से क्या होगा कि कोई एक परागकण क्या करेंगे, इस नली का क्या करेंगे, विकसित करेंगे, इस नली को विकसित करेंगे। ठीक है, आपको बताए थे कि परागकण में जो जर्म पोर होता है, जनन छिद्र होता है, वहाँ से परागनली विकसित होते हैं। अब इस परागकण के अंदर तो दो नर युग्मक बनकर बैठे हुए हैं और यहाँ पर तो जनन छिद्र है। तो ये जनन छिद्र क्या होता है, किस चीज़ का निर्माण करते हैं, ये पराग नलिका का निर्माण करते हैं। और इसी पराग नलिका के माध्यम से ये दोनों ही नर युग्मक जो है इस पराग नलिका के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो देखिए, ये हमारा पराग नलिका है, इस पराग नलिका में क्या हो गया, दोनों नर युग्मक आ गए। ठीक है, इस परागकण से दोनों नर युग्मक इस पराग नलिका में आ गए। अब ये पराग नलिका को कहाँ जाना है, इस बीजांड के अंदर, इस भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करना है। ठीक है, अब देखिए कि इस भ्रूणकोश के अंदर प्रवेश करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। कुछ जाति में ये जो है इधर से प्रवेश करते हैं, कुछ जाति में जो है वो इधर से भी प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन 97% जातियों में जो ये पराग नलिका है वो इस माइक्रोपाइल से क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, यानी बीजांड द्वार से इस भ्रूणकोश में प्रवेश करते हैं। तो हम भी वही सामान्य वाली बात देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये पराग नलिका विकसित होते हुए यहाँ आ गए, कहाँ तक, बीजांड द्वार तक पहुँच गए। और इसी पराग नलिका के माध्यम से दोनों नर युग्मक आगे बढ़ते हुए यहाँ तक आ गए। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद देखिए, यहाँ पर आने के बाद इस पराग नलिका में जो नर युग्मक है वो दोनों ही किस में प्रवेश करने वाले हैं, इस भ्रूणकोश में प्रवेश करने वाले हैं। तो देखिए, अब इसके बाद का जो पिक्चर है वो ब्रेक के बाद नहीं, वो यहाँ पर है। ठीक है ना, देखते होंगे आप लोग न्यूज़ चैनल में। अब जो हुआ वो ब्रेक के बाद है ना, तो ब्रेक के बाद वाली बात नहीं है, कोई सस्पेंस वाली बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है। देखो, तो यहाँ तक आ गया। अब देखिए, यहाँ तक ये क्या आ गया, पराग नलिका आ गया। अब ये दोनों ही नर युग्मक यहाँ तक पहुँच गए। अब जो होगा वो बहुत मज़ेदार होगा। ठीक है, तो देखिए, ये दोनों ही नर युग्मक को भ्रूणकोश में प्रवेश करना है। तो भ्रूणकोश में प्रवेश करने का तरीका क्या है कि ये दोनों ही नर युग्मक पहले किस में जाएंगे, तो पहले सिनर्जिड में जाएंगे, सहायक कोशिका में जाएंगे। बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना कि ये साइड वाला जो है ये दोनों क्या है, ये सिनर्जिड है, सहायक कोशिका है। तो ये दोनों ही जो नर युग्मक हैं पहले इसमें जाएंगे, या इसमें किसी में भी दोनों एक साथ जा सकते हैं। इस दोनों में ही क्यों जाते हैं, इसमें क्यों नहीं जाते हैं, उसका एक कारण ये दिया जाता है कि इस यहाँ पर जो है एक फिलीफॉर्म एपेरेटस होता है। ठीक है ना, इस सिनर्जिड के नीचे एक तंतुमय समुच्चय होता है, फिलीफॉर्म एपेरेटस होता है, जो इस पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आकर्षित किधर की ओर, सिनर्जिड की ओर। अब ये अपना दोनों ही नर युग्मक क्या करेगा, इसमें रिलीज कर देगा। देख लो यहाँ पर अपना दोनों ही नर युग्मक पराग नलिका से निकलकर किस में आ गया, सहायक कोशिका में आ गया। सबसे पहले सहायक कोशिका में आ गया। अब देखिए क्या होगा, अब सहायक कोशिका में आने के बाद इसमें से एक नर युग्मक जो है वो केंद्रक कोशिका में चले जाएगा, सेंट्रल सेल में चले जाएगा। और दूसरा जो यहाँ पर आपको युग्मक दिख रहा है वो कहाँ पर आ जाएगा, वो चले आएगा आपके अंड कोशिका में। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए आराम से। पराग नलिका बीजांड द्वार से होते हुए भ्रूणकोश के पास पहुंच गया। अब इस भ्रूणकोश के पास जो सिनर्जिड होते हैं वो उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो पराग नलिका का दोनों ही नर युग्मक किस में प्रवेश करेगा, सबसे पहले वो सिनर्जिड में प्रवेश करेगा, सहायक कोशिका में। सिनर्जिड में प्रवेश करते ही इसमें से एक नर युग्मक इस केंद्रक कोशिका में चला जाएगा और दूसरा नर युग्मक जो है वो इस अंड कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। ये दूसरी बात हो गई। क्लियर है? पहला बात, सहायक कोशिका में दोनों नर युग्मक आया, एक नर युग्मक इसमें गया और एक नर युग्मक जो है वो इसमें आया। ये दूसरी बात। अब जो होगा वो मज़ेदार की बात है, कमाल की बात है। यानी अब जो होगा वो असल में फर्टिलाइजेशन अब शुरू होने वाला है, निषेचन अब शुरू होने वाला है। तो देखो भाई, ये एन हो गया आपका क्या चीज़, ठीक है। ये यहाँ से निकलकर ये दोनों ही नर युग्मक कैसे होते हैं, दोनों ही नर युग्मक एन वाले होते हैं, अगुणित होते हैं। अब ये चले आए यहाँ पर, ठीक है, ये दिख रहा है, इसको मैंने एन लिखा है, मतलब एक नर युग्मक यहाँ पर पहुँच गए। क्लियर है?
अगुणित है, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। याद होगा आपको कि केंद्रक कोशिका में दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। अब ये दोनों ही ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर एक 2n वाली संरचना बना लेते हैं। देख रहे हैं आप, ये n और n दोनों मिल गया तो क्या बन गया, 2n बन गया। यानी कि ये अगुणित और अगुणित ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर क्या बना लिए, 2n वाली संरचना बना लिए। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर 2n बना लिया और इधर से जो है पहला नर युग्मक यहाँ पर n वाला था। अब क्या होता है कि इस 2n वाले में और इस n वाले के बीच में संलयन होता है, तो 2n और n से क्या हो गया, 3n बन गया। समझ गए, ये 3n कहाँ पर बना, इसी केंद्रकीय कोशिका में बना। तो एक ये फ्यूजन होता है, दो तरह का जो है यहाँ पर फ्यूजन होगा, यानी दो तरह का यहाँ पर प्रक्रिया होगी फर्टिलाइजेशन में, निषेचन में। पहली प्रक्रिया क्या हुई कि इस सिनर्जिड से एक नर युग्मक केंद्रकीय कोशिका में आया, ठीक है, अगुणित वाला। दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर 2n वाला संरचना बनाया, द्विगुणित। अब ये द्विगुणित और ये पहला नर युग्मक अगुणित, ये दोनों मिलकर 3n वाला संरचना बनाया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। लेकिन अभी देख लीजिए कि ये 3n संरचना बन गया। ठीक है, कहाँ पर बना, तो केंद्रकीय कोशिका में। ये पहली बात। दूसरी बात, एक नर युग्मक यहाँ पर गया था, दूसरा नर युग्मक कहाँ पर आ रहा है, दूसरा नर युग्मक आपका आ रहा है अंड कोशिका में, जिसमें आ रहा है अंड कोशिका में। अब देखिए दूसरा नर युग्मक जो आया है ये भी क्या है, n वाला है, अगुणित है, और पहले से ही अंड कोशिका का जो केंद्रक है, जो मादा युग्मक है, अंड कोशिका का जो केंद्रक है वो मादा युग्मक है। तो दूसरा नर युग्मक अंड कोशिका में प्रवेश कर जाता है और मादा युग्मक का जो केंद्रक है, इस दोनों के बीच में संलयन होता है, तो n और n के मिलने से एक और संरचना बनती है, जिसको हम लोग 2n द्विगुणित संरचना बनती है। ठीक है, इसका विकास होता है। तो यहाँ पर देखिए एक 3n वाली संरचना बन जाती है और एक 2n वाली संरचना बन जाती है जब ये निषेचन कंप्लीट होता है, पूरा होता है। तो यहाँ तो आपको डायग्रामेटिकली मैंने समझाने का प्रयास किया ताकि आपको बहुत ज़्यादा लिखना और पढ़ना ना पड़े। अब देखिए, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का आदत क्या है कि मैं कितना भी समझा दूंगा तो आपको नोट से ही रटना है। ठीक है, तो एक बार यदि समझ ले फिर अगर रट ले तब तो एकदम मज़ा आ जाता है, बिल्कुल कहीं भूलने की संभावना नहीं रहती है। अब देखिए ये सारा चीज़ जो मैंने यहाँ पर बोला, दिखाया, वो सारा चीज़ आपका यहाँ पर सामने है। देखिए लैंगिक संलयन की जो प्रक्रिया होती है आवृत्त बीजियों में, वो दो होती है। दो तरीके की जो है लैंगिक संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, कहीं पर कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। सबसे पहला है आपका सिनगेमी, या इसी को हम जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन या जनन निषेचन या युग्मक संलयन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहला लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब ये वाला जो आपको प्रक्रिया मैंने बताया, ये पहला वाला प्रक्रिया है, यानी सिनगेमी यानी कि जेनरेटिव फर्टिलाइजेशन है। इसमें क्या हुआ कि अंड कोशिका के अंदर मादा युग्मक है, हैप्लॉइड, ठीक है, और पहला नर युग्मक इसमें आया, दूसरा वहाँ गया। पहला नर युग्मक और अंड कोशिका में मौजूद मादा युग्मक n और n, इस दोनों के बीच में संलयन होता है तो एक संरचना बनती है जिसको युग्मनज यानी जायगोट कहते हैं। क्लियर हो गया, युग्मनज यानी जायगोट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा मज़ेदार निकाल लेता है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो क्या निकाल लेता है, आपको पूछ देगा कि बताइए कि सिनगेमी में या युग्मक संलयन में कितने केंद्रक की संलिप्तता होती है, मतलब कितना केंद्रक का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। तो कितना केंद्रक का हो रहा है, एक ये केंद्रक और ये एक केंद्रक। कितना केंद्रक हो गया, दो केंद्रक हो गया। तो दो केंद्रक। संलयन कितना बार हुआ, तो एक ही बार हुआ, इस दोनों के बीच में एक बार संलयन हुआ। क्लियर है, समझ गए, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखिए दूसरा त्रिसंलयन, या इसको हम लोग कायिक निषेचन भी कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, दूसरा नंबर का केस। तो देखिए दूसरा नंबर वाला जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर कोशिका में 3n वाली जो संरचना बनती है, वही आपका क्या है, ट्रिपल फ्यूजन या वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन है। देखिए कैसे होता है। तो सबसे पहले ट्रिपल फ्यूजन शुरू होने से पहले ही जो दो ध्रुवीय केंद्रक हैं, n और n वाले जो दो ध्रुवीय केंद्रक हैं, इसके बीच में संलयन होता है तो एक 2n वाली संरचना बनती है, जिसको हम लोग द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। ये जो 2n वाला बना, इसको हम लोग द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, यानी कि इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बन गया। अब क्या होता है कि इस द्वितीयक केंद्रक और इस द्वितीय नर युग्मक के बीच में ये द्वितीयक केंद्रक बन गया
और ये दूसरा नर युग्मक है, इसके और इसके बीच में क्या होता है, संलयन होता है। तो द्वितीय नर युग्मक और द्वितीय केंद्रक के बीच में जब संलयन हुआ तो 2n और n से मिलकर क्या बना, एक 3n वाली संरचना बनी, जिसको हम लोग प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं या प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका भी आप कह सकते हैं। तो ये जो हमारा बन के आया ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका था, और यहाँ जो हमारा 2n वाला अंड कोशिका के अंदर बना ये हमारा क्या था, युग्मनज था। ठीक है, तो युग्मनज का निर्माण हो गया अंड कोशिका के अंदर और प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण हो गया या कोशिका का निर्माण हो गया इस केंद्रीय कोशिका में। तो यहाँ पर दो तरह की निषेचन की प्रक्रिया हुई, एक हुआ संलयन, दूसरा हुआ त्रिसंलयन। चलिए त्रिसंलयन में भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कितना केंद्रक का क्या हुआ, संलयन हुआ, कितना केंद्रक का। तो देखिए ये दोनों पहले मिला, एक और एक, दो, ठीक है, दो हो गया। अब देखिए फिर दो के बाद एक और आ गया, यहाँ पर दो के बाद एक और द्वितीय युग्मक, ये तो इसी दोनों से मिलकर बना है ना, यहाँ पर दो और यहाँ पर एक, तो दो और एक कितना हो गया, 3 हो गया। यानी कितना केंद्रक का फ्यूजन हुआ त्रिसंलयन में, 3 केंद्रक का फ्यूजन हुआ त्रिसंलयन में। अरे भैया इसीलिए तो नाम है इसका त्रिनेत्र, है ना, त्रिसंलयन, इसीलिए तो नाम है त्रि इसीलिए नाम है क्योंकि 3 यहाँ पर 3 किसका, हाँ 3 केंद्रक का क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए नाम है इसका त्रिसंलयन, है ना, नाम से ही पता चल रहा है। परीक्षा में पूछेगा त्रिसंलयन में कितने केंद्रक का फ्यूजन होता है, तो आंख बंद करके कह देना है 3। अब चलिए कि मतलब फ्यूजन कितना बार हो रहा है, फ्यूजन कितना बार हो रहा है, तो एक बार तो ये हो रहा है इसके बीच में, ठीक है, और दूसरा बार ये हो रहा है इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में। तो संलयन कितना हो गया, 2 हो गया, यानी 3 युग्मक आपस में मिल रहे हैं और संलयन कितना बार हो रहा है, 2 बार। ये त्रिसंलयन है और ये सिनगेमी है। ये दोनों आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। इतना होने के बाद अब हमारे पास आता है फाइनली दोहरा निषेचन। तो दोहरा निषेचन क्या है, तो एक बार ये निषेचन हुआ और एक बार ये निषेचन हुआ, इस दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन। कहने का मतलब कि जो दोहरा निषेचन है वो सिनगेमी और प्लस ट्रिपल फ्यूजन, यानी सिनगेमी और त्रिसंलयन को मिलाकर ही 2 बार यहाँ पर प्रक्रिया क्या हो रही है, 2 बार निषेचन की प्रक्रिया हो रही है, एक बार सिनगेमी एक बार ट्रिपल फ्यूजन। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये डबल फर्टिलाइजेशन है। सिनगेमी होने के तत्पश्चात जो हमारा प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, वो युग्मनज होता है, ठीक है। और ट्रिपल फ्यूजन के बाद जो हमारा उत्पाद होता है वो प्राथमिक भ्रूणपोष क्या होता है, केंद्रक होता है, यानी PEC बोल सकते हैं इसको, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं। तो सिनगेमी से युग्मनज बना और ट्रिपल फ्यूजन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना, ठीक है ना। अब क्या होता है कि ये जो युग्मनज है ये कुछ समय बाद भ्रूण में बदल जाता है, ये कुछ समय बाद भ्रूण में बदल जाता है, और प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक जो है ये कुछ समय के बाद भ्रूणपोष में बदल जाता है। भ्रूणपोष कहने का मतलब क्या है, इंडोस्पर्म में ये बदल जाता है। तो ये हो गया इंडोस्पर्म और ये आपका क्या हो गया, एम्ब्रियो। युग्मनज किस में बदल गया, एम्ब्रियो में, यानी कि भ्रूण में बदल गया। अब देखिए कि युग्मनज से पहले भ्रूण बनता है या प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से पहले भ्रूणपोष बनता है, पहले कौन विकसित होता है, तो इसका आंसर वेरी सिंपल है कि पहले भ्रूणपोष विकसित होता है, ये बाद में विकसित होता है। कारण क्या है, क्योंकि इस भ्रूणपोष का काम क्या है, इस भ्रूणपोष का काम है इस भ्रूण को पोषण देना, इस भ्रूण को पोषण देना भ्रूणपोष का काम होता है। तो इसीलिए इसको पहले बनना पड़ता है ताकि इसके बनने के साथ ही इसको पोषण दिया जा सके। तो ये आप याद रख लेना कि इंडोस्पर्म का विकास पहले होता है, बाद में एम्ब्रियो का विकास होता है। तो टोटली जितना भी मैंने आपको बताया, यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, और चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आपको मैंने क्या बता दिया, फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजियों में निषेचन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, ये पूरा का पूरा आपको हम यहाँ पर समझा चुके हैं। अब चलिए आगे की जो प्रक्रिया होने वाली है उसको भी हम यहाँ से देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं निषेचन पश्च की घटनाएं, ठीक है। पहले ही जब मैंने आपको बताया था तो आपको बोला था कि जब लैंगिक प्रजनन की बात होती है तो हम 3 अलग अलग उसको पार्ट करके पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं निषेचन के पहले की घटनाएं, जैसे युग्मक बनना,
ठीक है, युग्मक का स्थानांतरण, उसके बाद पढ़ते हैं निषेचन के बारे में, और उसके बाद पढ़ते हैं निषेचन की पश्च की घटना, यानी निषेचन के बाद क्या क्या बदलाव आते हैं। तो देखिए पुष्पों में भी, यानी कि आवृत बीजियों के पुष्पों में भी निषेचन के बाद बहुत सारे बदलाव आते हैं, जिनको जानना जरूरी है, जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देखिए जब आप पुष्प को देखते हैं, कोई भी फूल को देखते हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास में, जब फूल को पढ़ते हैं तो उसमें 4 इकाई होता है। एक होता है कैलिक्स, दूसरा होता है कोरोला, तीसरा होता है एंड्रोसियम, चौथा होता है गायनोसियम। ठीक है, चलिए कैलिक्स क्या होता है, सबसे नीचे वाला हरा टाइप का जो पत्ता वाला भाग होता है वो कैलिक्स होता है। उसके ऊपर कलरफुल यानी कि रंगीन टाइप का जो आपका होता है वो कोरोला होता है, जिससे फूलों को रंग मिलता है और यानी जो फूल को सुंदर बनाता है। एंड्रोसियम क्या होता है, इसकी एक इकाई क्या चीज़ है, स्टामेन है ना, पुंकेसर है। कहने का मतलब बहुत सारे पुंकेसर गुच्छे में रहते हैं, उस सभी को मिला के एंड्रोसियम कहते हैं, उसका एक इकाई पुंकेसर है। उसी तरह से गायनोसियम यानी कि जायांग, बहुत सारे कार्पेल यानी कि स्त्री केसर जब गुच्छे में रहते हैं तो उसको जायांग बोलते हैं, गायनोसियम बोलते हैं, और उसकी एक इकाई जो है वो क्या होता है, स्त्री केसर होता है। इसीलिए स्त्री केसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड यहाँ पर लिखा गया है। तो देखिए हम जिन चारों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि निषेचन के बाद जो कैलिक्स होता है, जो सबसे नीचे हरे रंग का पत्ते की तरह होता है कैलिक्स, ये ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ फलों में ये बचा हुआ रह जाता है, जैसे आप बैगन में देखते होंगे नीचे में वो जो बचा हुआ रहता है वो यही है, कैलिक्स है। मिर्ची में आप देखते होंगे नीचे से जो बचा हुआ रहता है वो क्या चीज़ है, वो कैलिक्स ही है। क्लियर है। उसके बाद कोरोला जो है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। क्लियर है। एंड्रोसियम यानी कि पुंकेसर यानी कि क्या चीज़, परागकोश है ना, स्टामेन, ये सारी चीज़ यानी पुंकेसर जो है, एंड्रोसियम जो है, ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं। फिर बात आती है जायांग पर। तो इस जायांग में बहुत सारे बदलाव देखे जाते हैं। उसमें भी जायांग में भी जो वर्तिकाग्र होता है, सबसे ऊपर वाला भाग, ये भी ख़त्म हो जाता है। वर्तिका जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है, यानी स्टिग्मा और स्टाइल डिजेनरेट ख़त्म हो गया। और उसके बाद जो ओवरी है, जो फूला हुआ भाग अंडाशय था, वो बदल जाता है बीज में। ठीक है ना भाई, ये बदल जाता है किसमें, बीज में। और इस अंडाशय के अंदर जो बीजांड था, ठीक है, एम्ब्रियो सैक था, वो किस में बदल जाता है, वो बीज में बदल जाता है। तो कहने का मतलब कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम में सिर्फ 2 ही चीज़ यहाँ पर हमको बचेंगे। अंडाशय जो है वो फल में बदलेगा, बीजांड जो है बीज में बदलेगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब चलिए, अब हम बात करते हैं भ्रूणकोश की। भ्रूणकोश को हम अलग से देखते हैं, क्योंकि भ्रूणकोश में बहुत सारा भाग है, बहुत सारा पार्ट था, है ना। सिनर्जिड था, एंटीपोडल सेल था, ध्रुवीय केंद्रक था। ठीक है, उन सब का क्या होता है निषेचन के बाद, उन सबको देखते हैं। तो देखिए भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो सैक की जब बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें अंड कोशिका आप लोग जानते ही हैं, मादा युग्मक था जो क्या कर रहा था, सिनगैमी कर रहा था, संलयन कर रहा था, जिसके कारण युग्मनज बनता है। निषेचन होने के साथ ही युग्मनज बनता है, और निषेचन के बाद ये युग्मनज भ्रूण में बदल जाता है, एम्ब्रियो में बदल जाता है। क्लियर है। इससे पहले ये बताया आपको, 2 ध्रुवित केंद्रक, ये 2 ध्रुवित केंद्रक आपस में मिलकर क्या बनाए थे, सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक बनाए थे। और ये द्वितीयक केंद्रक बाद में जो है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में बदल जाता है। जब त्रिसंलयन होता है तो ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है, ध्रुवित केंद्रक से प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनता है, और ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका भ्रूणपोष में बदल जाते हैं। ये भी क्लियर है आपका। उसके बाद जो प्रतिव्यासांत कोशिका होता है, जो चालाजा की तरफ 3 एंटीपोडल सेल है वो ख़त्म, और सहायक कोशिका माइक्रोपाइल की तरफ जो 2 सहायक कोशिका, 2 सिनर्जिड हैं, ये भी ख़त्म। ठीक है। अब देखो कि भ्रूणपोष और भ्रूण की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब क्या होता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये भ्रूणपोष जो है, ये भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। बीज में जो भ्रूण है उसको पोषण देने का काम ये भ्रूणपोष करता है। यानी इस भ्रूणपोष को भ्रूण क्या करता है, विकसित हो रहे युग्मनज, डेवलप हो रहे युग्मनज जो भ्रूण बनेगा वो इस भ्रूणपोष से पोषण लेते हैं। मतलब सिंपली समझो कि इसको खाते हैं। तो होता क्या है कि किसी बीज में
ये जो भ्रूण है ये खाते खाते क्या करता है, पूरा का पूरा भ्रूण पोष को चट कर जाता है, पूरा का पूरा भ्रूण पोष को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो भ्रूणपोष में दो स्थिति हो सकती है, जब पूरा ख़त्म हो सकता है, जब पूरा ख़त्म हो जाए तो वैसे बीज को, जो बीज बनेंगे वैसे बीज को हम लोग गैर एल्ब्यूमिनस बीज यानी कि नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं। फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर भ्रूणपोष पूरी तरह से भ्रूण के द्वारा खर्च कर लिए जाए तो उस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, उसे गैर एल्ब्यूमिनस बीज बोलेंगे, यानी नॉन एल्ब्यूमिनस सीड बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन से ऐसे बीज हैं जो पूरा का पूरा भ्रूणपोष खत्म कर लेते हैं, तो नाम याद रख लेना। क्या चीज़, तो नाम रख लेना मटर और मूंगफली। ये दो एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है जो बार बार क्वेश्चन में आता है। चलिए, और कुछ बीज में ऐसा भी होता है कि ये भ्रूण पूरा का पूरा भ्रूणपोष को ख़त्म नहीं करता है। ठीक है, तो उस स्थिति में जो भ्रूणपोष है वो बचा रह सकता है, एंडोस्पर्म बचा रह सकता है। उदाहरण में आप याद कर लेंगे गेहूँ, मक्का, बाजरा, अरंडी और सूरजमुखी। इन सब फूलों में जो है आपका भ्रूणपोष जो है वो बचा रह सकता है। ठीक है, तो ऐसे को जिसमें भ्रूणपोष बचा रह जाए, पहले नंबर वाला जो इसमें भ्रूणपोष बचा रह जाए, वैसे सीड को हम लोग एल्ब्यूमिनस सीड कहते हैं, यानी एल्ब्यूमिनस बीज बोलते हैं। तो यहाँ से आपको बीज के दो प्रकार निकल कर आए, एक एल्ब्यूमिनस और दूसरा नॉन एल्ब्यूमिनस। इसके बीच में अंतर क्या है, मेन अंतर यही है कि एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड में मेन अंतर यही है कि नॉन एल्ब्यूमिनस में, नॉन का मतलब क्या होता है, गैर, नॉन का मतलब आप नहीं समझिए, नहीं, तो नॉन एल्ब्यूमिनस में भ्रूणपोष नहीं रहता है, यानी ख़त्म हो जाता है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस में जिसमें भ्रूणपोष बचा रह सकता है, बचा रह जाता है। तो उदाहरण भी आप जो है बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको, बिल्कुल आप याद रख लीजिए। चलिए, भ्रूणकोश में अंड कोशिका था, जान लिए इसका ध्रुवित केंद्रक का क्या हुआ, प्रतिव्यासांत और सहायक कोशिका का क्या हुआ। ठीक है, उसके बाद जो भ्रूणपोष बना, बच गया और ख़त्म हो गया तो क्या हुआ। उसके बाद देखिए भ्रूणकोश में न्यूसेलस भी तो होता है, बीजांडकाय भी होता है, अध्यावरण भी होता है, बीजांड द्वार भी होता है। इन सब का क्या होता है भाई, तो इन सब का भी देखिए हम भविष्य देखने वाले हैं कि जो न्यूसेलस है, जो बीजांडकाय है ना, जो बीजांडकाय इस तरह से जो कोशिकाओं का समूह था, इसके बाहर इसका क्या होता है, तो ये जो बीजांडकाय है ये बचा भी रह सकता है और ख़त्म भी हो सकता है ना। किसी किसी बीज में ये न्यूसेलस या बीजांडकाय बचा भी रह सकता है और किसी किसी बीज में ये बीजांडकाय जो है पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। और जब ये बीजांडकाय बचा रह जाए उस स्थिति को हम लोग पेरिस्पर्म बोलते हैं। यदि बीज में बीजांडकाय बचा रह जाए तो उसको हम, उस बीज को हम पेरिस्पर्मिक बीज कहते हैं, या पेरिस्पर्म हम इस स्थिति को बोलते हैं। बिल्कुल याद रहेगा ना, चलिए बिल्कुल याद रखिएगा। उसके बाद अध्यावरण। अध्यावरण तो आप लोग जानते ही हैं, इंटीग्यूमेंट जो सुरक्षा देता था इसको, बाहर से दो लेयर होता था, उसमें दो परत होता था। तो दो परत में एक भीतरी अध्यावरण था और एक बाहरी अध्यावरण था। तो ये जो अध्यावरण है ये किस में बदल जाता है, सीड कोट में बदल जाता है। किसमें, सीड कोट में। अब सीड कोट क्या होता है, तो ये सीड कोट, सीड के बाहर जो सीड है, जो बीज है वो कठोर होता है। कठोर किसके कारण होता है, कठोर वो इसी अध्यावरण के कारण जो बाद में सीड कोट में बदल गया है, इसके कारण वो बीज जो है वो कठोर हो जाता है। तो भीतरी अध्यावरण जो है वो भीतरी बीजावरण में बदल जाएगा और बाहरी अध्यावरण जो है वो आपका बाहरी अध्यावरण में, बाहरी बीजावरण में बदल जाएगा। ठीक है, इनर सीड कोट, आउटर सीड कोट, यानी सीड कोट दो लेयर में निषेचन के बाद बन जाएंगे। किससे, तो अध्यावरण से। ये भी आपको बिल्कुल याद रख लेना है। अब चलिए बीजांड द्वार, जो वो छिद्र था, बीजांड द्वार क्या था, जो छिद्र बनता था इस तरह से, है ना, इस तरह से यहाँ पर जो छिद्र बनता था बीजांड द्वार, उसका क्या होता है, तो ये जो छिद्र है, जो छेद है, ये बचा रह जाता है। निषेचन के बाद भी ये छिद्र बचा रह जाता है बीजों में, और निषेचन के बाद भी इसको हम बीजांड द्वार ही कहते हैं। निषेचन के पहले भी इसको बीजांड द्वार कहते हैं और निषेचन के बाद भी जो वो छिद्र बचा रह जाता है तो उसको हम लोग बीजांड द्वार ही कहते हैं। अब देखिए कि ये जो छिद्र बचा रह गया, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या काम है इसका, तो ये जो है बीज अंकुरन में मदद करता है। ये जो छिद्र है, इसी छिद्र से जो है वाटर यानी कि पानी जो है इस बीज के अंदर जाएगा। ऑक्सीजन लेना है इस बीज को, है ना, बीज को ऑक्सीजन लेना है, तो वो भी इसी छिद्र से क्या करना है, इसको अंदर जाना है। माइक्रोपाइल यानी ये जो छेद बच गया इसी से अंदर जाना है। यानी जब इस बीज को हम मिट्टी में लगाएंगे, पानी देते हैं हम बीज में,
पानी जब देते हैं तो वो पानी इसी छिद्र के द्वारा बीज के अंदर चला जाता है, जिसके कारण बीज अंकुरन होता है। अब बीज अंकुरन क्या है आप बोलेंगे, ये क्या होता है? अरे बीज अंकुरन वो होता है कि सीड से जब पहली बार जो छोटा सा यहाँ से पतला सा जो है एक पौधे की तरह जो निकलता है, जिसको सीडलिंग बोलते हैं, छोटा पौधा है ना, बेबी प्लांट, बेबी प्लांट, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो जो है चना को फुला लीजिएगा और उसमें देखिएगा जो वो अंकुरन जो निकलता है चना में, वही है ये। तो ये कहाँ से निकलता है? तो ये वही छिद्र से निकलता है। इसी छिद्र से पानी जाना चाहिए, इसी छिद्र से जो है ऑक्सीजन लेगा और इसी छिद्र से जो है सीडलिंग निकलेगा, बेबी प्लांट निकलेगा। बाद में यही क्या होता है, बढ़ते इसमें रूट बन जाता है, जड़ बन जाता है, स्टेम, तना, पत्ता सब बनने लगता है और ये नया पौधा बना देता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो बीजाणुद्वार जो छिद्र है ये भी बचा रह जाता है और ये बीज अंकुरन में मदद करता है। क्लियर हो गया? चलिए, झकास, एकदम ज़बरदस्त, जिंदाबाद। पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब आज का जो सिलेबस था इसमें हम लोग ने निषेचन को पूरा पढ़ डाला, उसके बाद निषेचन की पश्च की घटनाओं को पूरा हमने यहाँ पर पढ़ लिया। तो आपका अब जो सिलेबस है वो 95% इस चैप्टर का ख़त्म हो गया है। आज चौथा क्लास था इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर को मैंने जब डिटेल में पढ़ाया था तो याद कीजिए 15 या 20 क्लास, 15 क्लास या 16 क्लास में पढ़ाया था। आज ये चौथा क्लास है, 95% आपका सिलेबस ख़त्म, 5% जो बचा है वो अगले क्लास में हम निपटा लेंगे। तो आवृत्त बीजियों में निषेचन या आवृत्त बीजियों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगले क्लास के बाद जो नया क्लास होगा उसमें हम लोग मानव में लैंगिक प्रजनन को देखेंगे बिल्कुल विस्तार से। और ऐसा नहीं है कि एक भी चीज़ आपको छोड़ा जा रहा है, जितना मैंने वहाँ पढ़ाया था उतना ही मैं अब पढ़ा रहा हूँ। तो क्रैश कोर्स तो है, लेकिन इस क्रैश कोर्स में भी आपको हर एक डिटेल जानकारी दी जा रही है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए 2021 के लिए, बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले